हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि थर्ड सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप सभी इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से सीखें। अब इस चैनल के माध्यम से आपको डीएलएड की लेटेस्ट जो प्रिपरेशन है आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए वो निरंतर कराई जाएगी। इस चैनल पर आपको डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की क्लासेस बहुत ही प्रॉपर वे में मिलेंगी। ठीक है, तो आप सभी इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य आप तक पहुंचाया जा सके और अच्छे से अच्छा आउटपुट उसका मिल सके। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने एक मॉडल पेपर के पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं वो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं। इनका आप आंसर करिए और बताइए क्या आंसर सही होगा। आप लोग आंसर करना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है 8 की घात 3 बराबर 512। देखिए 8 की घात 3 बराबर 512 ऐसे लिखा गया। इसको लघुगुणक रूप में यानी लॉग के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी ऐसी संख्या हो a की पावर x बराबर y, मान लीजिए इस रूप में कोई भी चीज दी गई है, ये चरघातांकी रूप या फिर घातांक रूप में कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर हमें लॉग के रूप में लिखना है तो हम लॉग ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से सीखिए। ये जो यहां पर a की पावर x है, इसमें आपको मालूम है ये जो a है ये क्या है? आधार है, आधार है। और ये जो x ऊपर लगा है ये क्या है? घात है ना। तो अब यहां पर लॉग का भी आधार यहां पर वही रहेगा जो यहां पर है। a है तो a ही रहेगा, बस ये x यहां चला आएगा और y यहां चला आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लॉग a, y इधर ले आइए और जो पावर वाला नंबर था उसको इधर कर दीजिए। बस इतना ही तरीका होता है। ये घातांक रूप है और ये लॉग का रूप है। अब देखिए इसको इसमें अप्लाई करते हैं, समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा? लॉग आधार 8 है तो 8 ही रहेगा। इसको लॉग में थोड़ा नीचे लिखते हैं और ये संख्या इधर आ जाती है 512 और बराबर ये जो घात वाली संख्या है वो उधर चली जाएगी यानी 3। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, कोई भी संख्या क्यों ना दी हो ऐसी आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने ये आंसर लिखा होगा। log 512 टू द बेस a 8 इज इक्वल टू 3। किसमें लिखा है? ये देखिए यहां पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है जो आपको दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवृत्त में व्यास द्वारा बना कोण होता है। आपको मैंने बताया कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर जो भी केंद्र से होकर सबसे बड़ी जीवा जाती है उसको व्यास कहते हैं। और ये व्यास कभी भी देखिए एक वृत्त को 2 भागों में बांटता है। ये व्यास एक वृत्त को 2 भागों में बांटता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये अर्धवृत्त हुआ ऊपर वाला, ये नीचे वाला अर्धवृत्त हुआ। किसी भी अर्धवृत्त में अगर ये व्यास के जो सिरे हैं, किनारे, अगर अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाए इस तरीके से तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कहीं भी, जैसे नीचे की तरफ बनाए, नीचे भी बन सकता है। मान लीजिए यहीं पर बना रहा है, कहीं भी किसी भी जगह क्यों ना बनाए, ये अगर बनाएगा देखिए तो ये 90 ही बनाएगा। मतलब अगर व्यास के दोनों सिरे शामिल हैं उसमें तो 90 डिग्री बनता है। ठीक, ऐसे अगर ये इस क्वेश्चन को अगर कभी आपको सिर्फ अर्धवृत्त ही बना के दे दिया जाए और ये पता हो कि ये व्यास है तो इस अर्धवृत्त में कहीं भी आप कोण बना लीजिए। मान लीजिए यहां बनाना है, देखिए इस जगह पर, लेकिन बस ये कि इसके दोनों सिरे शामिल होने चाहिए। देखिए ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। ध्यान रखिएगा, कितना बनेगा? 90। तो अर्धवृत्त में व्यास द्वारा बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये बात आपको रूल है, नियम है, ये याद रखना है और इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। यहां पर एक एक चीज आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाई जाएगी, आप बस ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए और ट्राई करिए। तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं। अगला प्रश्न आप देखिए, सरल करना है आपको। 2x² - 18 बटे 2x + 6। ठीक है, 2x की घात 2 - 18 बटे 2x + 6। हाँ, इसको सरल करना है। तो देखिए अगर 2 ऊपर भी कॉमन है, कॉमन ले लें तो आएगा x² - 9, क्योंकि भाई 2 यहां से भी निकल जाएगा और 18 में से 18 को आप 2 × 9 लिख ही सकते हैं। यहां से भी 2 चला जाएगा और ये वाला भी 2, तो अंदर क्या बचेगा? x² - 9। और यहां देखिए नीचे भी 2 कॉमन है, भाई 2 यहां है ही है और 6 को 2 × 3 बोल सकते हैं, तो यहां भी 2 कॉमन होगा। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहां से x बचेगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में निकाला जाए, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ।
अगर हम किसी चीज को बाहर कॉमन करेंगे तो वो चीज हट जाएगी, बाकी चीजें बच जाएंगी। जैसे 2 हटेगा तो यहां से तो x बचेगा, और यहाँ 6 को आप 2 गुणे 3 कह सकते हैं, इसमें से भी 2 हटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से बचा। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये आपके पास एक सूत्र है x स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अगर हम अलग से देखें तो इसको x पर स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 की घात तो लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 9 होता है। अब आपको मालूम है ये एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक सूत्र होता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके का दिख रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह x है, b की जगह 3 है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3। इसको x स्क्वायर माइनस 9 को ऐसा लिखा जा सकता है, और नीचे क्या है x प्लस 3 और बाहर 2, 2 और 2 तो कट जाएगा, x प्लस 3 कट जाएगा, बचा क्या x माइनस 3 बचा। ये इसका सरलतम रूप है, x माइनस 3 इसका आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन में कहां पर है, ए पार्ट में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहां से x माइनस 3 उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, अनुपात समानुपात का है, इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अनुपात 8, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर 8 अनुपात x। तो x का मान बताओ। जब इस प्रकार से अनुपात समानुपात में संबंध दिया होता है 16 अनुपात 8, देखिए ये एक रेशियो दिया है और फिर बीच में समानुपात का चिन्ह 4 बिंदु, फिर 8 अनुपात x। यहां से x का मान बताना है। तो मैंने आपको बताया जो प्रारंभ के 2 होते हैं इनको ऐसे बटे में लिख लीजिए। ठीक है, और बराबर में ये जो समानुपात है इसकी जगह बराबर लगाइए, और इधर जो दोनों है इसको ऐसे बटे में लिख लेंगे। ठीक, अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी 16 का x से और 8 का 8 से। तो ये कितना हुआ, 8 8 64 हुआ, और इधर से जो 16x है 16 इधर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा। भाई इधर 16 गुणे में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, तो इधर केवल x बचेगा। 16 एकम 16, 16 चौके 64, यहाँ से 4 आ गया, x का मान आ गया 4। इसमें ऑप्शन सी है जो कि x बराबर 4 दिया गया था। ठीक है, और किसी भी अनुपात समानुपात में आप देखते हैं जब आप इस तरीके से अनुपात में लिखते हैं तो फिर होता क्या है, आगे चल के यहां पर ये जो 2 पद होते हैं इनको मध्य पद कहा जाता है। ध्यान रखिए, जो बीच में होते हैं इनको मध्य पद, ठीक, और ये जो बाहर है इनको बाह्य पद कहा जाता है। यानी कि 16 और x जो है वो बाह्य पद है, और ये जो बीच में 8 और 8 है ये मध्य पद है। ठीक, तो ये आप एक चीज और यहां से नियम समझ लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल ऐसा बना दे, ये तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, जैसे a:b और बीच में समानुपात c अनुपात d, इस प्रकार से दिया है। तो आपको मालूम, आप a/b यानी a बटे b करेंगे और समानुपात की जगह बराबर यहाँ c बटे d करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुणा करेंगे, वज्र गुणन जब करेंगे तो a का d से मल्टीप्लाई होगा और b का c से होगा। आप देखिए कौन कौन गुणनफल में आया है, a और d आया है, देखिए ध्यान से, और b और c आया है। तो मैंने बताया आपको b और c मध्य पद है और a और d क्या है, बाह्य पद है, बाहरी पद। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ऐसा भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये चीजें वही होती हैं, बस केवल लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है किसी और को सारे क्वेश्चन हो, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन। किसी भी घन अथवा घनाभ में फलक, शीर्ष और कोरों की संख्या क्या होती है, यानी क्रमशः बोला गया, मतलब पहले फलक, फिर शीर्ष, फिर कोर बताने। कोई भी घन या घनाभ आप इस प्रकार से बनाते हैं, आपको मालूम है, इस प्रकार से कोई भी घन या घनाभ आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम फलक तो आप जानते हैं, फलक तो 6 ही होंगे। ठीक है, फेसेस, जिनको इंग्लिश में फेस कहते हैं। जैसे जिस कमरे में आप बैठे उसमें देखिए कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं आपके चारों तरफ, ये 2 इधर है, आगे पीछे और ऊपर नीचे, तो 6 फेस है, 6 फलक है, तो फलक तो 6 होते हैं। ठीक है, शीर्ष कितने होते हैं और कोर कितनी होती हैं, तो ठीक है, शीर्ष देखिए जितने भी ये आपके बिंदु बन रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये अंदर एक 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इन्हीं को शीर्ष कहेंगे। ठीक,
तो शीर्ष कितने हुए आप देख रहे हैं, 8 शीर्ष हुए, ठीक है। एक ये, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये 8 शीर्ष होते हैं, ठीक। तो शीर्ष हो गए 8। अब बचे कोर, तो कोर ये है जो देखिए साइड्स आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 ऊपर, फिर ये 4 लाइनें खड़ी वाली 4 4 8 और नीचे 4 जो लेटे हुए हैं 12, 4 4 8 4 12, इस प्रकार से 12 कोर आपके हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 6 8 और 12 इसका आंसर हो रहा है। किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 6 8 और 12 दिया गया है, ठीक है। तो बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे, इस प्रकार के प्रश्न। अब देखिए कभी कभी इसमें केवल शीर्ष, केवल फलक के केवल कोर ऐसे पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में ये चीज आ गई होगी। मुझे आशा है कि आप बेहतर तरीके से ये पांचों प्रश्न समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा आपका प्रेम मिलेगा आप लोग इसको शेयर करेंगे। इस चैनल पर अब आपको कंटिन्यूटी से बहुत ही विधिवत तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट सारी चीज़ों के आपको रेगुलर वीडियोस और बढ़िया नए सिरे से अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के वीडियोस मिलेंगे। तो आप सब इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है अति लघु उत्तरीय सेगमेंट में से क्वेश्चन नंबर 6, यदि log 2 to the power x plus 3 to the base a is equal to log 128 to the base a। देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, log को, log के सामने जो चीज होती है पहले उसको पढ़ते हैं। जैसे log 2 की घात x plus 3 a बेस पर, a आधार पर, बराबर log 128 पढ़ा जाएगा इसका a आधार पर, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसको उल्टा, मैंने देखा है कई सारे आपके चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल पर इसको पढ़ते भी बहुत अजीब तरीके से, गलत तरीके से आपको पढ़ना बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें और समझें। और अब देखिए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से x का मान आपको बताना है। यहाँ पर दिया था log 2 की घात x plus 3 a बेस पर, a आधार पर है, बराबर इधर भी log का आधार a ही है और यहाँ 128 है, ठीक है। इसमें x का मान आपको निकालना है। तो देखिए दोनों तरफ सेम आधार के साथ, समान आधार के साथ log है, तो इसका मतलब बीच में बराबर है। तो इसका मतलब जो चीज यहाँ लिखी है ये चीज इस चीज के बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर का log a है, इधर भी log a है, ये समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब जब दोनों तरफ हम तुलना करेंगे, दोनों तरफ अगर हम तुलना करते हैं तो हम ये जो चीज इधर है ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर x plus 3 बराबर इधर 128, ठीक है। अब देखिए 2 पर घात x plus 3 है, इधर आप इसको 2 की घात में बदल सकते हैं। 128 को अगर लासा लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 होता है। 7 बार गुणा होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 7 बार आएगा, तो आप इसको 2 की घात 7 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई 128 का आप जब इस प्रकार से एलसीएम लेंगे ना, 2 फिर 64 आएगा, फिर देखिए 2 ऐसे 32 आएगा, फिर 2 16 आएगा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ऐसे देखिए 7 बार है आपके सामने इस प्रकार से, तो ये लिख सकते हैं। अब जबकि दोनों तरफ का अगर ऐसे इस रूप में कोई संख्या आपके पास आ जाए, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए a पर घात m है, बराबर इधर भी a पर घात n है। तो देखिए यहाँ पर क्या खास बात दिख रही है, यहाँ पर आधार बराबर है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, वैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। अगर आधार बराबर होता है तो घातें भी बराबर कर सकते हैं, यानी m बराबर n लिखा जा सकता है, घातें बराबर होती है इस स्थिति में। तो इसका मतलब यहाँ से हम बड़े आराम से, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका मतलब हम इस x plus 3 को अब हम घातों को बराबर कर सकते हैं, ठीक, ये घातें बराबर लिखी जा सकती। तो x बराबर, ये प्लस में 3 है, उधर जाएगा 7 के साथ -3 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस होता है तो उधर माइनस हो जाता है, ठीक। 7 में से 3 गया 4, इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो हुआ वो 4 हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि
ये समुच्चय का प्रश्न है। ए बराबर आपका दिया गया है 8, 12, 15, 16 और बी बराबर आपको दिया गया है 8, 15, 17, 20। तो आपको बताना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसको यूनियन कहते हैं, ठीक है, और इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक। तो अब आप इसमें देखिए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें आपको यू जिसमें ऊपर की तरफ बना होता है यूनियन संघ समुच्चय जो होता है, इसमें आपको सारे चीजों का संघ यानी सम्मिलित रूप लेना है, सब सारे नंबर्स लिखने होंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए इन दोनों में सारे जो मिल रहे हैं उनको भी एक बार देखिए, बस रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 8 यहां मैच कर रहा है, ठीक है, तो 8 को लिख लिया। 12 यहां है मगर यहां नहीं है, फिर भी एक बार 12 लिखेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है संघ, यानी कि एक साथ सबको लिखना। तो ये ए यूनियन भी, इसमें ध्यान रखिए यू ऊपर की तरफ बना होता है। और 8 हो गया, 12 भी लिखेंगे, 15 यहां पर मैच कर रहा है तब भी एक बार ही लिखेंगे, 2 बार है तब भी। 16 यहां है, नीचे नहीं है, 17 नीचे है, 17 लिख लेंगे, फिर 20 है। देखिए सारी संख्या मैंने एक एक बार लिख दी, बस यही यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन में उभयनिष्ठ वाला केवल लिया जाता है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड लिया जाता है जो कि दोनों में हो, कॉमन हो दोनों में। तो ये जो नीचे उल्टा यू बना होता है इसमें केवल कॉमन वाली संख्याएं ही लिखी जाती है। देखिए 8 और 8 कॉमन है, ठीक है, 12 नहीं है, 15 और 15 कॉमन है, ठीक है, और कोई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। ओके, 8, 12, 15, 16 था, यहां पर 8, 15, 17, 20 था, दोनों में 8 और 15 ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन वाले में जो दोनों में कॉमन हो केवल वही, यूनियन में जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, एक बार सबको लिखना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर करते रहिए, फटाफट लगाते रहिए, आप में से बहुत लोग इसको बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये आपका एक गुणनखंड करने वाला प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से आप करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैक्सिमम पढ़ाया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है। तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या देखा जाता है, पहले जब भी कोई गुणनखंड इस रूप का हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो, तो क्या किया जाता है, पहले a और c जो किनारे हैं इनका गुणा मन में ही कर लिया जाता है। आप साइड में कर लेंगे कहीं रफ पे, तो यानी 8 और 3, देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर था, यहाँ देखिए x स्क्वायर के साथ a था, यहाँ x स्क्वायर के साथ 3 है, मतलब a की जगह क्या 3 है, यहाँ लास्ट में 8 है, यहाँ c। तो आपको 8 और 3 का पहले गुणा कर लेना। 8 त्रिक कितना होता है 24, इसको आप माइंड में रखिए। अब इसके बाद बीच वाली संख्या में, यानी जो बीच वाले कहने का मतलब है जो x के साथ संख्या है, x के साथ लिखी संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, 2 नंबर्स में तोड़िए, जिसको जोड़े या घटाएं तो 10 ही रहे, लेकिन गुणा करें तो ये 24 हो जाए। जो आपने ऊपर 24 सोचा है, माइंड में सोचा है, देखिए आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है, कॉर्नर वाले नंबर्स का गुणा कर लेना है, जैसे कि ये किया गया 24। फिर बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ना है, इस प्रकार कि उनको जोड़े घटाएं तो 10 का 10 ही रहे, जोड़े या फिर घटाएं तो 10 ही रहे, लेकिन गुणा करें तो 24 हो जाए। तो आपको मालूम है 6 चौक 24 होता है, 6 और 4 10 भी होता है। अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, प्लस ऐसे, यहाँ 10 को ही तोड़ना है, केवल जो x के साथ संख्या केवल उसी को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो ये 6 और 4 में तोड़ सकते हैं 10 को। अभी भी ये 10 का 10 ही है, बाहर x था तो x ऐसे लिखा रहने, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं। इसमें ये एरो बनाने की जरूरत आपको नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तो अगर आपको ये स्टेप आ गई तो अगली स्टेप क्या होती है, इस x का इसमें भी गुणा हो जाएगा, इस x का इसमें भी गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक प्रॉब्लम आएगी, अगर अभी आप ये गुणनखंड लेते हैं तो एक और चीज होती है, आगे क्या होता है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 6 चौक 24 हुआ, ठीक है, 6 4 10 हुआ, ये भी ठीक है, मगर इस गुणनखंड में समस्या ये आने वाली है कि यहां माइनस है और ये तीनों प्लस में आने वाले। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये सब प्लस आएगा। तो जब अभी कॉमन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, अगर एक ही माइनस किनारे है तो आपको ये गुणनखंड न लेके आपको दूसरा माइनस वाला गुणनखंड लेना पड़ेगा। तो सोचिए माइनस में ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, तो 12 - 2, 12 में से 2 घटेगा तो भी तो 10 आएगा। तो देखिए यहां लिख दे 12 - 2, ठीक, 12 दूना 24 भी होगा और 12 में से 2 जाएगा 10 भी होगा।
ये अब ठीक है। अगर यहाँ माइनस हो तो आप यहाँ माइनस वाला ही नंबर चूज करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब इसका x का गुणा 12 के साथ हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, 2 से भी भाई इसका इससे भी गुणा होता है, इसका इससे भी होता है, आप जानते ही हैं, और ये -8। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। अगली स्टेप ये होती है, तो जब कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे, 3, और देखिए 3 यहाँ भी 3 इसलिए क्योंकि 3 के पाड़े में 12 आता है, 3 चौके 12, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और x यहाँ 2 बार है, यहाँ पर x एक ही बार है, तो एक बार तो x कॉमन ले सकते हैं भाई, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से 1x बच जाएगा, 2x थे 1x बच जाएगा, और यहाँ से 3 चौके 12, भाई 3 बाहर ही है तो 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ 4 बचेगा। फिर अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो माइनस है, तो माइनस पहले लगा लेंगे बाहर। अब माइनस जब बाहर करेंगे और फिर 2 देखिए यहाँ है और यहाँ 8 में भी 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 होता है ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ है मगर यहाँ नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। अब ब्रैकेट में यहाँ से x बच जाएगा, फिर ये माइनस है, देखिए जब भी माइनस यहाँ बाहर हो, ब्रैकेट शुरू हो रहा हो और बाहर माइनस आए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। इसका कारण देखिए फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। इसका कारण देखिए, कारण ये है कि आप देखिए जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आप इसका गुणा करेंगे ना 2 का x से और 2 का 4 से भी, तो ये प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा अपने आप। देखिए प्लस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक जब ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो ये ध्यान रहे कि जब भी कभी माइनस बाहर लिखा हो तो अंदर वाले का चिन्ह वो बदल देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपका ये यहाँ पर x+4 दोनों जगह ब्रैकेट में समान चीज आनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं सेम चीज है, सेम चीज लिखी हुई है, तो इसको एक बार ब्रैकेट में x+4 लिख लीजिए, और ये जो ब्रैकेट के बाहर आया है यहाँ पर देखिए 3x यहाँ -2, इसको ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए 3x - 2, बस ये आपका गुणनखंड हो चुका है, ये आपका गुणनखंड हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से इसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसको देखिए, अभ्यास करिए, आपका ये हो जाएगा। बाकी मैंने ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा रखी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल के लिए मैं बताता चल रहा हूँ मैक्सिमम, और रेगुलर आपको ये चीज़ें अभ्यास कराता भी रहूँगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि सारे बच्चे इस चैनल पर जुड़ जाएं और आपका अध्ययन कार्य बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। आंकड़ों 11, 9, 13, 8 और 17, 19, 5 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको मध्यिका निकालना होता है तो आपको मालूम है 2 तरीके से फॉर्मूला होता है, एक सम आंकड़ों के लिए और एक विषम आंकड़ों के लिए। मैं सूत्र लिख देता हूं, जब n यानी आंकड़े दिए गए जो है वो सम हो, सम का मतलब जैसे 2 हो, 4 हो, 6 आंकड़े हो, 8 आंकड़े हो, जैसे यहाँ कितने आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विषम 7 आंकड़े होने का मतलब n का मान 7 है और 7 कैसी संख्या है, विषम है, तो इसका मतलब यहाँ दिए गए आंकड़े विषम है। तो सम और विषम 2 तरह से सूत्र होता है। एक सम का सूत्र होता है, मध्यिका जब n सम हो तो मध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये बहुत आसान है, आप बस बटे 2। और जब n क्या हो, विषम हो, जैसा कि यहाँ पर है, n का मान कितना आया है, n का मान 7 आया है। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व भी करा दे रहा हूँ। तो जो मध्यिका होती है वो क्या होती है, देखिए, तो जो मध्यिका लिखी जाती है, मध्यिका यानी मीडियन, तो क्या होता है n+1 और टोटल बटे 2, ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ वहाँ पद लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कुछ चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद ऐसे आएगा, तो देखते हैं जो भी आएगा देख लेंगे। तो n का मान 7 है, यहाँ पर आप 7 रख दीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, मध्यिका निकालने से पहले, ये तो सूत्र हो गए दोनों, मध्यिका ज्ञात करने से पहले, जैसे मैं इनकी मध्यिका निकाल रहा हूं, तो मध्यिका ज्ञात करने से पहले दिए गए सभी आंकड़ों को या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या तो आरोही में लिखें, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही यानी घटते क्रम में जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना जरूरी है, चाहे किसी भी क्रम में लिखिए, बढ़ते या घटते। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख लेता हूं। तो 5 से शुरू करिए, देखिए मैं यहाँ आंकड़े नोट कर देता हूँ। 5 हो गया, 5 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 5, 5 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, 11, 13, 11, 13 के बाद 17, 19, ठीक है, 17 और 19। देखिए ये बढ़ते क्रम में आंकड़े हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 आंकड़े, हाँ ठीक है।
अब n का मान देखिए 7 आंकड़े हैं, इसलिए n की जगह 7 रखेंगे, 7 + 1/2, ये तो सूत्र ही है, आपको मध्यिका का सूत्र समझ में आ ही गया होगा। इसमें n 7 आंकड़े, 7 रख दीजिए, 7 + 1/2वां पद, इसका मतलब क्या हुआ, 7 + 2, 7 + 1 का मतलब 8, 8/2वां पद, 8/2वां पद का मतलब क्या हुआ कि 2 चौके 8 करके क्या है 4, 4वां पद। अब 4वां पद कौन सा है, देखिए इसमें जाइए, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी मध्यिका है वो 11। मध्यिका का जो फाइनल उत्तर, ये 4वां पद नहीं बल्कि 4वां पद क्या है ये देखेंगे, तो 4वां पद, चौथा पद क्या है 11, तो इस प्रश्न के लिए जो मध्यिका है उसका मान 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 56 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 5 मीटर तो कमरे का आयतन क्या होगा। तो आप बताइए, कमरे की बात की जाए, जिस कमरे में आप बैठे वो कैसा है, घनाभ है, घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड जैसा है। तो आयतन जो कमरे का होता है, कमरे का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपको आयतन का सूत्र मालूम है। इसमें से इसने बोला है कि यदि कमरे का क्षेत्रफल 56 है, आप सोचिए कमरे का क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई को ही तो क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा है, इसको आप क्षेत्रफल A लिख दीजिए, एरिया क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इसी को गुणे ऊंचाई। अब देखिए ये जो आयतन को V से लिख सकते हैं, V मतलब वॉल्यूम, हम चाहे तो आयतन को ऐसे V से लिख सकते हैं, नहीं तो आयतन ही लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आयतन बराबर क्या आ गया, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये भी सूत्र यही है ना, यहीं से तो बना। देखिए इसको हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई किसी का क्षेत्रफल होता ही है। कभी भी आपको मालूम है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह क्षेत्रफल हमने देखिए लिख दिया है। तो अब आपको मालूम है यहां पर क्या दिया था, क्षेत्रफल 56 था और ऊंचाई 5 थी, तो क्षेत्रफल की जगह 56 लिख देंगे और ऊंचाई की जगह 5 लिख देंगे। बस देखिए क्षेत्रफल की जगह 56, ऊंचाई की जगह 5 रख दिया, और V मतलब आयतन आपको बताना था। अब आयतन आराम से आ जाएगा, गुणा करिए, 5 छक्का 30, 55 25, 3 28, 228, और सब मीटर में था, इसलिए मीटर की घात 3, क्योंकि आयतन का मान घात 3 में लिखा जाता है। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर की घात 3, मीटर है तो मीटर की घात 3, जैसा हो उस पर घात 3 लगा के आयतन का उत्तर दिया जाता है। तो ये प्रश्न लग गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व चित्र में x का मान बताना है, इस चित्र में x का मान बताना है। आपके सामने एक चित्र बना है, ठीक है, जो कि ये देखिए यहाँ पर डायमीटर व्यास बनाया गया, केंद्र दिखाया गया, तो मतलब ये व्यास है, यहाँ पर a लिखा गया है, इस जगह b, और इसको ऊपर से ऐसे एक ये बनाया गया, यहाँ पर कोण, यहाँ पर x लिखा है, यही बताना है, और यहाँ पर आपका 50 लिखा है, इसका मान बताना है, जबकि इसको C कहा गया और इस केंद्र को O बताया गया, O वृत्त का केंद्र है। अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन की अर्धवृत्त में व्यास द्वारा जो कोण बनता है वो 90 बनता है, तो देखिए ये व्यास है, व्यास यहाँ जो कोण बनाएगा वो पहले से ही आपको मालूम है 90 बनाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों का योगफल 180 होता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहां पर अब आप देखिए भाई, आराम से इस A की जगह रख देंगे 50, B की जगह x और C की जगह 90, और बराबर 180, 90 और 50 140 हो गया, x प्लस 140, भाई 90 और 50 140 हो जाएगा, बराबर 180, 140 180 से घट जाएगा, x बराबर 180 में 140 घट जाएगा, तो ये x बराबर 40 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा आराम से। x का जो मान आया वो 40 आया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। अब लघु उत्तरीय सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया, एक वृत्त में एक 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो देखिए एक वृत्त में, एक वृत्त है, सबसे पहले
जिसमें आपसे कहा गया है कि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। मान लेते हैं कि ये आपका एक जीवा है जो 16 सेंटीमीटर है, ठीक। और वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी देखिए, केंद्र ये रहा, इससे दूरी 6 है और ये 16 था, ये पूरा 16 था। तो केंद्र से जब आप ये रेखा मिलाते हैं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। 16 था तो 8 और 8 में बढ़ जाएगा। भाई ये पूरा कितना था, पूरा 16 था, तो ये आधा 8 और इधर भी 8 हो जाएगा। तो आपको त्रिज्या बताएं, त्रिज्या क्या होगा। देखिए इस केंद्र को कहीं भी मिला दें वृत्त से तो त्रिज्या होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए त्रिज्या का मतलब ये होता है केंद्र को कहीं भी मिला दीजिए, परिधि से केंद्र को, वो त्रिज्या होती है। तो मैं इसको यहां से यहां मिलाऊंगा जिससे त्रिभुज बन जाएगा और ये त्रिज्या का भी काम करेगा, यही त्रिज्या भी हो जाएगा और ये एक त्रिभुज हो गया जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपको मालूम है। इस तरीके से अब हम r निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास एक नियम है, पाइथागोरस प्रमेय। आपको मालूम है कि ये आपके पास एक क्या बन रहा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर 90, यहाँ पर आपको r यानी ये बताना है, ये 8 है और ये 6 है, ठीक। अब आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम क्या कहता है। समकोण त्रिभुज में देखिए इस वाली रेखा को, ये जो रेखाखंड इसको क्या कहते हैं, आधार, इसको क्या कहते हैं, लंब रेखा, और ये क्या है, कर्ण। सबसे बड़ी ये जो साइड है भुजा, ये कर्ण है त्रिभुज की। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। इसी की सहायता से कर्ण की जगह r है, हम r रख देंगे, त्रिज्या r की घात 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, लंब की जगह देखिए 6 है, 6 रख देंगे, ऊपर घात 2 है, प्लस आधार की जगह 8 है, 8 रख देंगे। सूत्र को आप याद रखेंगे, पाइथागोरस का नियम है, पाइथागोरस की प्रमेय से है। तो अब ये r की घात 2 बराबर 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, ये 36 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पर घात 2 होगा, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 64, 36 और 64 कितना हुआ, 100। यहाँ पर r की घात 2, अब r यही त्रिज्या है, तो अब इस घात 2 उधर क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। मैंने बताया जब भी कभी घात 2 हो तो वो दूसरी तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल को इधर लाएंगे तो घात 2 हो जाएगा। 100 का कितना आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि 10 दहम 100 आप जानते हैं, तो त्रिज्या 10 निकला। इस प्रकार से ये 10 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि त्रिज्या पूछा गया था। अगर व्यास पूछता कि व्यास बताइए इसी प्रश्न में, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, आपको मालूम है। अगर ऐसा पूछता तो हम 2 गुणे यहाँ पर 10 रख देते, 10 दूना 20 आ जाता, 20 सेंटीमीटर व्यास हो जाता। व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, आपको मालूम ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और उसको सीखते हैं। इसको हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ये वाला हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया है, उनके भार का समांतर माध्य आपको माध्य बताना है। तो जब भी ऐसी टेबल दी होती है आपको क्या करना होता है, मैं इसको यहां से जगह बना लेता हूं, माध्य आपको बताना है। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले एक टेबल अपनी तरफ से बनानी होती है, इस प्रकार से माध्य जब भी बताना है आपको, ठीक है। इसमें आपको एक लाइन ये और एक लाइन ये, 3 लाइन ऐसे बनानी होंगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आगे करना है। यहाँ पर जो आपका भार दिया था उसको भार को लिख दीजिए, इसको आप x से लिखेंगे। यहाँ पर छात्रों की संख्या या बारंबारता दी थी, बारंबारता जिसको f से लिखेंगे। बारंबारता मतलब कौन सी चीज कितनी बार आई है, बारंबार मतलब कितनी बार आई है, बारंबारता। वैसे यहाँ पर जैसे 40 किलोग्राम भार वाले 4 लोग हैं, 4 छात्र हैं, 42 किलोग्राम भार इधर लिखा है ना, देखिए, तो 42 किलोग्राम भार वाले 12 लोग हैं, 43 किलोग्राम भार वाले 18 लोग हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो बारंबारता उनकी लिखेंगे, इसको f से और इसको x से, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, f गुणे x का मान निकाल लेंगे, बस। तो इतना काम सबसे पहले करना। तो इस टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या सूत्र है और कैसे निकालेंगे। पहले तो टेबल कंप्लीट करिए। भार पहले सब नोट कर लेते हैं, 40, 42, 43, 44 और 45, ठीक। भार नोट हो गए। इसके बाद देखिए इनकी बारंबारता 4, 12, 18, 10, 6, 4, 12, 18, 10, 6, ये आपको बारंबारता दी है। अब आपको केवल गुणा ही तो करना है, अगले स्टेप में f और x का गुणा करना है। इसको इससे गुणा करिए, देखिए 4 चौक 16, ये 160 हो जाएगा। 42 12 से गुणा होगा, तो 42 का 12 से गुणा आप कर लीजिए फटाक से। देखिए 42 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4, 8 तो 10, 504 आएगा। ये आपने 504 लिख लिया।
43 का 18 से करना है, 43 का 18 से गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 2 34, ठीक है। और ये आपका 43 ही रहेगा, 4 3 7 7, ठीक है। ये 774 आ गया। 44 का 10 से तो ये तो 410, ऐसे 440 ही हो जाएगा। 10 से तो बस 0 लग जाएगा। 45 का 6 से, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 270 आ गया। इतना कार्य आपको पहले कर ही लेना है। इसके बाद जो कार्य करना होता है वो ये होता है कि इसमें एक सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है। समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, मीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। इस चिन्ह को सिग्मा कहते हैं, समेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या फिर योगफल। इसका मतलब आपको योग लेना है, जोड़ना है। किसको? सिग्मा लगा है किसके आगे? एफ गुणे एक्स। और एफ गुणे एक्स, ये सब एफ गुणे एक्स ही तो है। देखिए एफ गुणे एक्स के ही तो मान है ये सब। इन्हीं का सिग्मा लिखने का मतलब कि इनको आप जोड़ लीजिए बस। सिग्मा एफ एक्स लिखा होने का मतलब क्या हुआ? सिग्मा एफ गुणे एक्स, मतलब ये एफ गुणे एक्स सब ही है, इनको जोड़ दीजिए बस, जो आएगा वही सिग्मा एक्स एफ एक्स होगा। और ये जो एफ है, देखिए नीचे फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ, ये यहां पर इनको जोड़ने से जो आएगा वो सिग्मा एफ होगा। ये तो 50 ही है, पहले ही बताया था 50 विद्यार्थी हैं। देखिए 50 विद्यार्थी ये वही रहेंगे, जोड़ के भी देख लीजिए। 12 4 16, 16 और 10 26, 6 32, 18 50। ये तो 50 का 50 ही है, चाहे जैसे जोड़ेंगे वो 50 ही आएगा। इसको आपको जोड़ना है, ये वाला आप फटाफट जोड़िए। देखिए जोड़ते हैं, यहाँ से 4 4 8, और यहाँ से देखिए 6 7 6 13, 13 4 17, 17 7 24, 17 7 24 के 4 हासिल लगा 2, 2 1 3 5 8 7 15, 4 19, 2 21, 2148 जोड़ने पर आया। ठीक है, अब ये मान दोनों जो आपने निकाले रख दीजिए। ऊपर 2148 आया वो रख दीजिए, नीचे इसका 50 आया 50 रख दीजिए। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको या तो अब आप देखिए दो तरीके हैं, इसको आप कैसे भी 50 से बस भाग कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा सीधे। नहीं तो मैं क्या करूंगा, 50 को 50 यहां पर है, इसको देखिए, चलिए अच्छा ठीक है, सीधे सीधे कर ही लेते हैं फटाफट। इसको आप 10 आप इसको अलग कर लीजिए, 5 से भाग करिए जरा। 5 से काटिए, इसको कितना आएगा? 5 से देखिए काटते हैं, 10 को लिखा है, मान लेते हैं 10 अभी लिखा है भाई, 5 गुणे 10 कर लेते हैं इसको, 5 से भाग कर देंगे फटाफट। तो 5 चौके 20, 1 बचा 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा, इधर 48 हो जाएगा, 5 9 45, 3 बचा, 5 छक्का 30। और अब 10 है तो देखिए यहाँ पर आपका दशमलव आया था ना, ये जब आपने गुणा किया, देखिए भाग किया तो 5 चौके 20, 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 4 बचा, यहाँ पर 48 हो गया, 5 9 45, 45 के बाद जब 3 बचा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 10 भी 42 देखिए 429.6 को 10 से और भाग करेंगे तो दशमलव बस एक स्थान और इधर आ जाएगा, यानी ये 42.96 आ जाएगा। अब ये समझिए कुल मिला के आपको 50 से भाग करना है, आप कैसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। एक और तरीका इसको भाग करने का आसान, ये मुझे समझ में आ रहा है। देखिए ऐसे 2148 लिखा, 50 को मैं अगर 100/2 बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये डबल कर देगा, और बाकी 100 से भाग करना तो बड़ा आसान है, डबल कर दीजिए फटाफट। देखिए 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यही आया। देखिए बटे में 100 है, 100 है तो बस 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ बस यही उत्तर हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, आपको समझ आ गया होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप जैसे चाहे करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 9a² - 24a + 18a की घात 3 को 3a से भाग देकर भागफल लिखिए। सब पूछे गए प्रश्न भी हैं इसमें, कई प्रीवियस ईयर में 2016 17 18 में पूछे भी गए प्रश्न लिए गए हैं, ताकि कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो आप ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसको बस सिंपली आपको क्या करना है, भाग करके भागफल बताना। तो 3a से इसको अगर भाग करेंगे तो इसका तरीका एक तो ये इस तरीके से भाग करें, और एक सिंपल तरीका, क्योंकि अब सारे मान कट ही रहे हैं इससे, तो ऐसे में भाग मत करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9a² माइनस क्या था 24a,
और प्लस का 18a की घात 3, इसको किससे भाग करना है? पूरा 3a से भाग करना, मतलब बटे भी लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, ये सबके नीचे होगा। कोई चीज बटे में इस तरीके से लिखी होती तो वो संख्या सभी के नीचे मानी जाती है, आपको मालूम है। तो ये 9a स्क्वायर के नीचे भी 3a होगा, ये 24a के नीचे भी 3a मान लिया जाएगा, और ये 18a की घात 3 के नीचे भी 3a मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 3 तिहाई 9 और a से कट गया, मतलब यहाँ से 3a बचा, माइनस ऐसे तीनों 8 24 और a और a दोनों कट गया, 8 ही बचा। और यहाँ से देखिए प्लस 3 6 18 और यहाँ से 1a और 3a थे ना, 3a में से 1a कटेगा तो 2a बचेंगे। भाई a की घात 3 का मतलब a गुणे a 3 बार है, एक ही बार कट जाएगा तो 2 बार बचेगा ना ऐसे, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से बचा 6a स्क्वायर, यही आपका बस भागफल है, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इस प्रकार इसलिए किया, भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि 3 के पहाड़े में सभी आ रहे थे, सभी कट जा रहे थे, तो इसको ऐसे भाग करके भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक स्टेप आप लेके जाइए, काटते रहिए, वो अलग बात है। फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया, तो क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? आप ये बताइए, अगर क्रेता जो खरीद रहा है, ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य वो होता है जो कि शेयर पर अंकित होता है, लिखा होता है, कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य होता है शेयर का। जब शेयर बाजार में कोई कंपनी, बड़ी कंपनी या उद्योग अपने शेयर उतारती है तो आपको मालूम है उसका एक शेयर अंकित मूल्य होता है और एक मार्केट में, बाजार में उस समय क्या मूल्य चल रहा है वो बाजार मूल्य होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर क्या था? 10 रुपये था। ठीक, तो आप ये नोट कर लीजिए कि शेयर का, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 10 रुपये। तो कितने शेयर है? 300 शेयर है ना। तो 300 शेयरों का अंकित मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा? 300 शेयरों का अंकित मूल्य बराबर 300 से गुणा कर दीजिए, गुणे 10 बराबर आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये 300 शेयर का अंकित मूल्य निकला है। अब बाजार मूल्य एक का 40 रुपये है, तो एक शेयर का बाजार मूल्य, अब लिखिए एक शेयर का बाजार मूल्य, बाजार यानी मार्केट में जो मूल्य है वो ₹40 है एक शेयर का, और लिए तो 300 ही शेयर गए हैं, तो यहाँ भी 300 शेयरों का भी बाजार मूल्य आप पता कर लीजिए फटाफट। का बाजार मूल्य बराबर 300 गुणे 40, एक शेयर 40 का, 300 से 4 12,000 रुपये। तो 300 शेयर का बाजार मूल्य 12,000 रुपये पड़ेगा और अंकित मूल्य जो उसका है वो 3,000 रुपये पड़ेगा। आगे कहा क्या गया है, क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? तो क्योंकि क्रेता खरीद रहा है तो बाजार मूल्य पर ही तो खरीदेगा, बाजार मूल्य पर जो आदमी खरीदेगा उसको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये बात हो गई आपकी। ठीक है, ये पहला आंसर। तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा? जिसके शेयर है, जिस कंपनी के जिसके भी शेयर है उसको क्या लाभ होगा? क्योंकि उसके शेयर केवल कितने थे? 3,000 रुपए के तो शेयर थे, अंकित मूल्य 3,000 की कीमत थी और 12,000 में उसने बेचा, तो इसका मतलब लाभ क्या होगा? लाभ आपको समझ में आ गया कि भाई 12,000 में बिके हैं ये शेयर और खरीद 3,000 रुपए की थी। देखिए, यानी इनका अंकित मूल्य 3,000 रुपए था, जबकि बाजार कीमत के साथ ये बिके कितने में? 12,000 रुपए में। तो लाभ आया 12,000 में 3,000 घटाएंगे 9,000 रुपए का लाभ हो गया। ठीक, यही आपको बताना था। तो शेयरधारी को जो लाभ होगा वो क्या होगा? 9,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो अंकित मूल्य शेयर का कितना था? 3,000 रुपए तो था। 300 शेयर 3,000 रुपए मिले थे, क्योंकि 10 रुपए की कीमत के साथ एक शेयर था। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो मैंने इसलिए इसको करा दिया। आप चलिए इसके 15 क्वेश्चन तक हमने मॉडल पेपर में देख लिया, 16, 17 और 18 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिलेगा किस प्रकार के पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। और धीरे धीरे हम कई मॉडल प्रश्नों का अभ्यास करेंगे एग्जाम टाइम तक, और आपको अच्छे से अच्छी तैयारी कराई जाएगी, कई तरीकों से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, बस आप शेयर करिए खूब जम के। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अब आपके सामने जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, इसमें कहा गया है साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन बताओ। ब्याज तथा मिश्र धन बताना है। ठीक, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बड़ा साधारण है।
आपको मालूम है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये वार्षिक दर की स्थिति में ऐसा लिया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मूलधन का मतलब 2500 रुपये था, तो आपको यहाँ पर 2500 रुपये रख देना है, गुणे दर 6% वार्षिक है, 6 रख दीजिए भाई। देखिए 6% था, और समय 2 वर्ष 6 माह, इसको पूरा पूरा वर्ष में होना पड़ेगा। समय को रखने के लिए पूरा पूरा वर्ष में ही लिया जाएगा यहाँ पर, बस यही ध्यान रखना है। तो 2 वर्ष 6 माह को सीधे सीधे 2.5 वर्ष कह सकते हैं। आपको मालूम है 6 महीने को आधा वर्ष कहेंगे तो 2.5 वर्ष भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, देखिए, ठीक है, बटे 100। और नहीं तो महीने अगर 3 महीने या 2 महीने या 7 महीने ऐसे दिया हो तो महीने को आप क्या करेंगे, 12 से, जैसे यहाँ 6 महीने था तो 6 महीने को हम 12 से भाग कर देंगे तो वर्ष बन जाएगा महीने को। तो ये देखिए 1/2 ही आएगा, और 1/2 को आगे 0.5 लिख सकते हैं तो 2.5 ही हो जाएगा। ऐसे कुछ भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1/2 भी यहाँ रख सकते हैं भाई, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए कहीं अगर 7 माह को बदलना है तो 7 माह को वर्ष में बदलना है तो महीने को वर्ष में बनाने के लिए 12 से भाग करेंगे तो ये वर्ष बन जाएगा। देखिए अब ये 7/12 यहाँ उठा के रख देते, अगर जरूरत होती तो 7 यहाँ रखते, 12 नीचे, 100 के साथ आ जाता बस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तो फिलहाल बहुत सीधा 2.5 वर्ष आपको पता चल रहा है, 2 वर्ष 6 महीने, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष, ठीक है। तो ये रख दिया, यहां से देखिए 2 0 ये कट गए, 25 और 6 इधर और 25, देखिए 25 और 25 का गुणा होता है 625। आपको मालूम है 25 और 25 अगर ले लें, लेकिन यहाँ इसमें दशमलव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे लगा लेंगे, गुणे 6, बस यही आपका ब्याज आ गया। देखिए इसको गुणा कर दीजिए, बस ब्याज हो गया। तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 36, 36 1 37, ठीक भाई। 6 पंचे 30 का 0 3, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 36 1 37, और 1 अंक पे दशमलव था तो आप यहाँ 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यानी कि जो ब्याज आया आपका वो 375 रुपये आया, ब्याज 375 रुपये आया। और आपको बताना था मिश्रधन भी, तो मिश्रधन ब्याज तो एक पार्ट तो आ गया, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज को अगर जोड़ दें तो मिश्रधन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो मूलधन था 2500 रुपये, उसमें आप 375 रुपये जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 25 3 2875 रुपये भाई, 25 3 2875 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ये मिश्रधन का मान आ जाएगा 2875 रुपये। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मैं हटा रहा हूं, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, आप अच्छे से अभ्यास कार्य कर रहे होंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही आसानी रहे, कोई समस्या ना होने पाए। x का मान बताना है, जबकि ये इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। आपको x का मान बताना है। यहाँ पर देखिए 3/8 गुणे, यहाँ पर घात में 5 है, यहाँ पर 3/8 के साथ गुणे में -7 है, बराबर, फिर इधर भी 3/8 है और गुणे में कितना, -2x, ठीक है। ये आपको दिया गया प्रश्न। यहाँ से आपको मालूम है 2 संख्या जब गुणा होती है, समान आधार होता है जिनका, जैसे यहाँ भी 3/8 यहाँ भी 3/8, तो घाते जुड़ जाती है। जब गुणा होगा तो इतने में घाते जुड़ जाएंगे, तो इसको 3/8 लिख के घाते जोड़ सकते हैं, यानी 5 और प्लस कर सकते हैं, ये -7, दोनों घातों को केवल जोड़ दिया मैंने, देखिए। और इधर आप ऐसे लिखा रख दीजिए, 3/8 पर जो घात है उसको ऐसे लिखा रख दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 पर -7 ऐसे होगा, ठीक। और इस तरफ क्या है, 3/8 पर -2x। एक एक स्टेप आप देखिए, 3/8 पर क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, तो -2, और इधर से देखिए 3/8 पर -2x। अब जब आधार दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं, बेस में देखिए 3/8 यहाँ भी, 3/8 यहाँ भी, तो घातें भी बराबर मान ली जाती हैं। तो ऐसा रूल होता है। तो -2 आप क्योंकि इनके आधार बराबर हैं, इसलिए अब क्योंकि आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे, इन घातों को भी बराबर मान रख सकते हैं, ये रूल होता है। तो -2 बराबर -2x, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, ये x आपको बताना है, ये गुणे में 2 इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, 2 के नीचे 2 बटे में आ जाएगा, इधर x है, 2 1 कम 2, एक ही बार में 2 1 कम 2 कट जाएगा, तो x का मान आ गया 1। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है।
तो इस प्रश्न में x का जो मान है वो 1 है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको यहीं पर देख लेते हैं। 49 और 64 का मध्यानुपाती। जब भी आपको मध्यानुपाती लिखना होता है तो आप उसको मध्य में ही एक नंबर मान लीजिए। ऐसे 49 और 64 के बीच में देखिए मैंने एक नंबर ले लिया। मध्यानुपाती तभी संख्या होती है अनुपात में जब वो वितत अनुपात में हो। वितत का मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए 3 संख्या ऐसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखनी, तो आप क्या लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो आप लिखते हैं ऐसे a बटा b और बराबर फिर b से ही प्रारंभ कर देते b बटा c, मतलब a बटा b लिखा और फिर b से ही प्रारंभ कर दिया b बटा c लिख दिया ऐसे। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू, अगर ये मध्यानुपाती बताना है तो आप बीच में मध्य की संख्या मानेंगे और ये अपने आप कंटिन्यूटी में ले लेंगे। कैसे? 49 बटे x करेंगे, ठीक है, और फिर बराबर लगाएंगे, इधर आप x से ही फिर प्रारंभ करेंगे x बटे 64, बस कोई और दिक्कत की बात नहीं। कैसे लिखेंगे? 49 बटे x एक तरफ और फिर x पे खत्म, x से ही प्रारंभ करेंगे x बटे 64 बस। अब तो आपको मालूम है कि इसको बस सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे, कैंची गुणा जिसको कहते हैं। तो क्या आएगा? 64 का 49 से और बराबर ये x का x से इधर गुणा हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं 64 गुणे 49 इधर है और उधर x गुणे x मतलब x की घात 2 है। घात 2 मैंने कहा था जब होता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है। जब एक इस घात 2 को वर्ग कहते हैं ना, वर्ग इधर है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, अगर वर्ग को इधर से हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। अब तो बड़े आराम से इसका आंसर किया जा सकता है, दोनों संख्याओं पर वर्गमूल है। 64 का 8 होता है, 8 हटाई 64, और 49 का 7 होता है, 7 सत्ते 49। तो अब 8 गुणे 7 आ गया भाई, 8 इसका आया गुणे 7 इसका आया, 8 और 7 8 सत्ते 56, x का मान 56 आ गया। यहाँ पर इस केस में x का मान 56 निकल के आ गया। आप इनको गुणा करने के बाद वर्गमूल लेते तो प्रॉब्लम होती, थोड़ा लेंदी होता। जब यहाँ डायरेक्ट इनका वर्गमूल निकल रहा है भाई, 64 का 8 और फिर गुणा है, और 49 का वर्गमूल क्या होगा? 56। भाई इस वर्गमूल का मतलब क्या है आप ये भी समझिए। इसका मतलब है दोनों पर वर्गमूल है, 64 पर भी है गुणे इस 49 पर भी है, तो क्या दिक्कत है? 64 का 8 हुआ, इसका 49 का 7 हुआ, 8 सत्ते 56 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये मॉडल पेपर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको ढंग से देखिए, बस वीडियो को खूब लगातार शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करिए इस चैनल पर, और यहाँ पर निरंतर आपको अच्छे अच्छे मॉडल पेपर्स अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। टेट सीटेट सुपर टेट की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिसका भी एग्जाम नज़दीक होना होगा उसकी तैयारी बहुत अच्छे से आपको कराई जाने लगेगी। जैसे अभी आपको बहुत ही शीघ्र सीटेट की प्रिपरेशन और आगे यूपी टेट का जो आपका होने वाला, तो उनमें से जो भी आप लोग चाहेंगे, जो आपकी डिमांड होगी, वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू की जाएंगी। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हम शीघ्र उस पर प्रयास करेंगे। आप, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लगातार शेयर करते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।